नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हैरान करने वाली खबर ये इसलिए है क्योंकि बंगाल से आ रही है खबर। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले में ईडी ने जबरदस्त एक्शन लिया है और सुबह से कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बंगाल के एक मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता चैटर्जी के घर से ईडी ने करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। नोट गिनने के लिए मशीन के साथ बैंक के अधिकारियों को लगाया गया है। नोट गिनने के लिए मशीन के साथ बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया है क्योंकि 20 करोड़ रुपए मिले हैं पार्थ चैटर्जी के घर से ईडी के छापे में। नोटों की गिनती चल रही है। तस्वीरें भी जरा दिखाइए, ये देखिए तस्वीरें। मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा है और नोटों की ये गड्डियां देखिए। आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जी हाँ, 20 करोड़ कैश, ये मंत्री साहब 20 करोड़ कैश अपने घर में रखे हुए। ईडी ने छापेमारी की, धरे गए हैं और अब नोटों की गिनती चल रही है। मुनीश, हैरान करने वाली खबर है। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नोटों की ये गड्डियां 20 करोड़ गिनने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। मशीन लेके गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, हाईकोर्ट के आदेश के बाद में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी और सुबह से कई जो तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हैं उन पर छापेमारी हो रही थी, जिसमें कि पार्था चैटर्जी और उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी जो कि खुद इस वक्त वहां पे एजुकेशन विभाग के मंत्री हैं, इनके ऊपर छापेमारी की गई। और जो 20 करोड़ रुपए हैं, बताया जा रहा है ईडी की तरफ से कि पार्था चैटर्जी की एक एसोसिएट है, अर्पिता मुखर्जी नाम है उनका, उनके घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और ईडी का यह भी कहना है कि ये वही पैसे हैं जो कि एसएससी स्कैम में जो इस मामले में आरोपी हैं उन्होंने कमाए हुए थे, यानी कि जो काली कमाई थी उनकी वही 20 करोड़ रुपए हैं। अमाउंट इतना ज्यादा है, पैसे इतने ज्यादा हैं कि इसके बाद में ईडी के अधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों को संपर्क किया, वहां से नोटों को गिनने की मशीन मंगाई गई। और फिलहाल के लिए स्थिति यह है कि अभी भी छापेमारी चल रही है और नोटों की गिनती का काम अभी भी ईडी जो बैंक के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर कर रही है। अंजना, मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी है अर्पिता मुखर्जी और उनके घर से ईडी ने जब्त किए हैं ये 20 करोड़ रुपए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हीं 20 करोड़ रुपए के हैं और बताया जा रहा है कि मशीन लाकर बाकायदा गिनती की जा रही है। और अब स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन सी वो 3 बड़ी खबरें हैं जो आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, 1, 2, 3, जिसमें सबसे पहले हम बात गुजरात की करेंगे और हम दिखाएंगे कि नंबर 1 पर मुस्लिम जपना सियासी खेल अपना। ये इसलिए क्योंकि आखिर क्यों गुजरात में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हज हाउस लिख दिया गया है, क्या सियासी बिसात चुनाव के लिए लगाई जा रही है। अब जो अगली खबर है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। लुलु मॉल में नफरत पकड़ने वाला स्कैनर। क्या कोई स्कैनर ऐसा भी हो सकता है जो नफरत पकड़ ले? जी हाँ, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इससे पहले भी वहां पर अनरेस्ट करने की कोशिश हुई है, तो लुलु मॉल पर रहेगी नजर। और जो तीसरी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, हाय राम केजरीवाल पर कोहराम, क्योंकि शराब, जी हाँ, शराब के लाइसेंसेस जो दुकानें के आबकारी विभाग की नीति है उसको लेकर बीजेपी घेर रही है और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का कॉकटेल बना शराब के साथ। बहरहाल इन तीनों खबरों में सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं। घुप अंधेरा और अंधेरे में गुजरात कांग्रेस दफ्तर के बाहर खुद को हिंदुओं का झंडा बरदार बताने वाले स्वयंभू ठेकेदार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। बहादुर कार्यकर्ताओं की करतूत देखकर वीरता भी शर्मा जाए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर अंधेरे में आए और चुपके चुपके पेंट से दीवारों पर, दरवाजों पर हज हाउस लिखकर चले गए। ये दृश्य बताने के लिए काफी है कि गुजरात चुनाव बेहद नजदीक है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और गुजरात के करीब 89% हिंदुओं पर डोरे डालने की कोशिश शुरू हो गई।
क्या कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर गुजरात के करीब 10% मुस्लिमों पर निशाना साधा गया है? गुजरात कांग्रेस मुख्यालय के बाहर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी अंधेरे वाली अंधेरगर्दी का ठीकरा गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर फोड़ा है। आगे बढ़ें उससे पहले कांग्रेस दफ्तर की दीवारों पर हज हाउस लिखे जाने की कहानी सुनिए। प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तानी तिजोरी पर सौथी पहलो अधिकार मायनो देशनो कांग्रेस नो प्रधानमंत्री डंकानी चोट पर नहीं मिला। एक बोलवाથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। जगदीश ठाकुर ने डंके की चोट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए देश की तिजोरी पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का हक बताया। इशारा मुस्लिमों की तरफ था। इधर ठाकुर का बयान आया, उधर बीजेपी तमाशबीन बनी रही और विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को भुनाने के लिए ले उड़ा। अंधेरे का फायदा उठाते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हज हाउस लिख डाला, ठाकुर का पोस्टर चस्पा कर दिया, अपनी करतूत को वायरल करने के लिए बाकायदा वीडियो बनाया। सुबह हुई, वीएचपी के वर्कर 9-11 हो चुके थे और कांग्रेस वर्कर्स ने दीवारों पर लिखित टिप्पणी को मिटा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के विवादित बयान के बाद वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता कल देर रात यहां पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ऑफिस पर हज हाउस लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस ऑफिस गुजरात का मुख्यालय है और यहाँ पे सभी जगह पर हज हाउस लिख दिया गया था, जिसके निशान जो है वो सुबह होते होते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए मिटा दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांग्रेस का जो सिंबल है वो बना हुआ था, पंजे का निशान है और उसके ऊपर हज हाउस लिख दिया गया था और उसे मिटा दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस जो है ये फिलहाल तो बंद है, लेकिन इसी बंद ऑफिस पर वीएचपी कार्यकर्ताओं के जरिए जो अल्पसंख्यकों को लेकर जगदीश ठाकुर का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों का देश की तिजोरी पे पहला अधिकार है, तो उसके बाद यहाँ पे हज हाउस लिख दिया गया और हज हाउस के बाद अब देख सकते हैं पूरा व्हाइट वॉश जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि जगदीश ठाकुर का बयान वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है और हिंदू विरोध है। कांग्रेस को अब आंखें खोल लेने का समय आया है। आंखें खोलकर देश के 140 करोड़ लोगों की बात करनी चाहिए, न कि किसी विशेष समुदाय की। और हाल में देश भर में जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से इन जिहादी और आतंकियों के द्वारा गला काटने की और धमकी देने की जो होड़ लगी हुई है, इस माहौल में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जिस तरह की निवेदनबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इन जिहादी और आतंकी समुदायों को, कुछ लोगों को, कट्टरपंथियों को, ये विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं ये राजकीय मनोबल देने वाला बयान है। और वो भुगत भी रही है। और अभी जिस प्रकार देश भर के अंदर जो माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पे लोगों के गले काटे जा रहे हैं, ऐसे माहौल में भी अगर कांग्रेस ये बयान दे रही है तो ये इनडायरेक्टली आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। और दूसरी बात की कांग्रेस गुजरात चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की बिसात बिछ चुकी है। चुनावी साल में कई शहरों में हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पैदा हुआ, कुछ शहरों में हिंसा भी हुई। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर हिम्मतनगर और आणंद जिले के खंबात में पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा हुई थी। तो रामनवमी के बाद वडोदरा में हिंसा हुई और तो और ईश निंदा के चलते हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या तक कर दी गई थी। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए, दंगा कराने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो क्या नवंबर में होने वाला चुनाव विकास पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम विवाद पर लड़ा जाएगा? कांग्रेस नेता के बयान और हिंदूवादी संगठनों का इरादा साफ साफ दिख रहा है कि आने वाला चुनाव किस राह में बढ़ने वाला है। यहाँ आपको ये समझना है कि राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी को बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 20% है।
CSDS के एक सर्वे के मुताबिक मुस्लिम आबादी के 80% वोटर कांग्रेस को वोट करते हैं। सरल शब्दों में गुजरात के वोट गणित को देखें तो जगदीश ठाकुर का बयान मुस्लिम वोटरों को खुश करने वाला नजर आता है। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિ આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। वैसे भी गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी पिच पर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बार के चुनाव में 2 नए प्लेयर भी हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूँ, मैं हर चीज पे बात करता हूँ, मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते तो मैं क्या करूं उसमें। अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं, आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है। दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि इसको संविधान के 8 शेड्यूल में शामिल किया जाता ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। 3 गारंटी दे रहा हूं बिजली के मुद्दे पे। पहली 300 यूनिट माफ होगा, दूसरा 24 घंटे बिजली देंगे और तीसरा 31 दिसंबर 2021 पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। मतलब ये कि अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेलर है। गुजरात चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिक्चर रिलीज होना बाकी है। बड़ी बात यह है कि अब की बार सभी की नजरें मुस्लिम वोटरों पर हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या इस बार चुनावी मुद्दा है। 1980 में 12 मुस्लिम विधायक चुने गए, इसके बाद से ये आंकड़ा गिरता गया। 1985 में ये संख्या घटकर 8 रह गई, 90 में 2, 95 में 1, 98 में 5, 2000 में 3, 2007 में 5, 12 में महज 2 और 2017 में 4 तक सीमित है। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को जोड़े रखना चाहती है, लेकिन क्या चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा नहीं देगी? अहमदाबाद से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लखनऊ के लुलु मॉल में अब नफरत पकड़ने वाला स्कैनर काम कर रहा है। जी हाँ, लुलु मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा पाठ के बाद इंटेलिजेंस की टीम सादे वर्दी में लुलु मॉल के अंदर बाहर घूम रही है। अब अगर कोई भी लुलु मॉल में नफरत फैलाने गया तो समझो सीधा जेल जाएगा। एक तरफ योगी सरकार सख्त है तो अबू धाबी से लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली ने भी नमाज वाले विवाद की जांच करने के लिए टीम भेजी है। तो सावधान, लुलु मॉल में धार्मिक विवाद भड़काने वालों पर नजर है। लुलु मॉल के नाम से देश में हर कोई वाकिफ हो चुका है। एक नमाज के विवाद ने लुलु मॉल को देश भर में चर्चा में ला दिया है। लेकिन जब लुलु मॉल के बारे में आजम खान से पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया पर अब हर किसी की हंसी छूट रही है। माँ, हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली लखनऊ में करीब 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 22 देशों में अपना बिजनेस चलाने वाले यूसुफ अली उत्तर भारत में अपना पहला लुलु मॉल खोलते हैं। इसीलिए खुद सीएम योगी लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन करने पहुंचते हैं।
लुलु मॉल ऐसा मॉल है जिसमें एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन खुद लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा होगा कि लुलु मॉल पर आगे इतना बड़ा विवाद होने वाला है। क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में यूसुफ अली कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उनके ग्रुप का सालाना टर्नओवर ही 8 अरब डॉलर के करीब है। लुलु ग्रुप में करीब 57,000 कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही यूसुफ अली को अबू धाबी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन लुलु मॉल में नमाज के एक वीडियो ने कोहराम सा मचा दिया। हिंदू संगठनों ने ऐसा बवाल काटा कि लुलु मॉल में न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए, बल्कि लुलु मॉल को लव जिहाद का अड्डा तक घोषित कर दिया। लेकिन अब लुलु मॉल में बवाल काटने वालों और विवाद करने वालों की खैर नहीं है। अगर कोई लुलु मॉल में किसी तरह की गड़बड़ी के इरादे से घुसता है तो सावधान हो जाइए। लुलु मॉल में किस तरह का सुरक्षा चक्र तैयार हुआ है वो आपको दिखाते हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने और हिंदू संगठनों के हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद न सिर्फ सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन को सख्ती करने का आदेश दिया है, बल्कि साफ साफ ये भी कहा है कि अगर कोई भी हिंदूवादी तत्व धरना प्रदर्शन या कोई गड़बड़ी करे उसे बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लुलु मॉल में सादी वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि वो मॉल में हर आने जाने वाले पर नजर रख सके। तो इन सब के अलावा मॉल में नमाज वाले विवाद की जांच करने के लिए अबू धाबी के लुलु मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक टीम लखनऊ के लुलु मॉल में पहुंची है। अब न कोई लुलु मॉल को टोपी वालों का मॉल बताने वाले बाबा फटक सकते हैं और न ही लुलु मॉल को लव जिहाद का अड्डा बताने वाले हिंदू संगठन। ये लोग टोपी वालों के लिए अलाउ करते हैं जिहाद के लिए। मैं तो अकेले आया हूँ, मुझे जिस तरह रोका जा रहा है। यहाँ 80% मुल्ला है, 20% हिंदू लड़की को रखा गया है जिहाद के लिए। यह जिहाद सेंटर है और जिस तरह से ये लोगों का व्यवहार है, मैं तो सिंगल आया हूँ। क्योंकि लुलु मॉल के अंदर और बाहर सादी वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग घूम रहे हैं, जो सिर्फ इसी पर नजर रखे हुए हैं कि कोई लुलु मॉल में नमाज या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के इरादे से तो नहीं घुस रहा है। जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है वो लुलु मॉल के अंदर सादी वर्दी में मौजूद है, यानी कि लोगों के बीच में जाकर खड़ी होकर वो मुआयना कर रही, देख रही कि कोई ऐसा व्यक्ति संदिग्ध तो नहीं है जो लुलु मॉल के अंदर है। तो ऐसे में चाहे वो फीमेल कांस्टेबल्स हो या मैन कांस्टेबल्स हो, और इसके साथ साथ जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है LIU की, वो पूरे माल पे अपना घेरा बनाए हुए है और साफ कर दिया है कि जिस तरीके से कोई भी संदिग्ध तरीके की अगर अवस्था पाई जाती है किसी तरीके के अंदर, तो वहां पर वो तुरंत मुस्तैदी से खड़े होकर कार्रवाई करेंगे। नतीजा 19 जुलाई को भी सामने आ चुका है, जब अयोध्या से महंत परमहंस मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे तो उन्हें पुलिस फोर्स ने बाहर ही धर लिया और बाबा शुद्धिकरण के लिए फड़फड़ाते रह गए। लुलु मॉल जो है यह अपवित्र हो गया है। लुलु मॉल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है। इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। जी भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ऐसा पहले न किया गया होता तो स्थिति न पैदा होती। तो इसलिए लुलु मॉल में यहाँ वेद मंत्र पढ़ के हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। और आप लोगों के सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। आज हनुमान जी का दिन है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोगहराय सर्वसीकरणाय ओम पवित्रीकरणाय हनुमते। क्या बात है? अरे बात क्या है? चलो क्या बात है? अरे हम क्या हनुमान, क्या बात क्या है बताओ? नहीं ताला लगाना चाहते हो? क्या बात है बताओ? नहीं हम कुछ कर रहे हैं क्या? अब तक लुलु मॉल में नमाज पर मचे घमासान पर जो एक्शन हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। कमिश्नरेट पुलिस की सख्ती के चलते विवाद पैदा करने वाले सन्नाटे में चले गए। अब तक लखनऊ पुलिस लुलु मॉल विवाद में 31 लोगों को जेल भेज चुकी। गिरफ्तार लोगों में कई हिंदू संगठन के लोग और मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोग और वीडियो वायरल करने वाला एक लड़का शामिल है। मॉल में हर कोने पर पुलिस की मुस्तैदी है।
लोकल इंटेलिजेंस के लोग मॉल के अंदर और बाहर सादी वर्दी में तैनात हैं। अब कोई भी हिंदू संगठन मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने नहीं आया है। नमाज के बाद लुलु मॉल के बाहर हंगामा काटने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी की तो सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।